नमस्कार, मैं हूँ सुशील कुमार चौधरी। अभी तक हमने आपको कोशिश मिशन के अंतर्गत पिछली कक्षा 6 में पढ़ाए गए जितने भी अध्याय थे, वो जानकारी थी, उनको रिवीजन कराने के लिए सीखने के प्रतिफल के रूप में आपको बताया तारों के बारे में, ग्रहों के बारे में, उपग्रहों के, पृथ्वी की बाह्य संरचना, खगोलीय पिंडों, दिन और रात बनने की स्थितियों के बारे में, ऋतुओं के बदलने तथा पृथ्वी के ऊपर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं की क्या उपयोगिता है। इसी मिशन कोशिश के अंतर्गत आपको आज दिशाओं के बारे में, मानचित्रों के बारे में, मानचित्रों में प्रतीकों के बारे में और पृथ्वी की सतह पर पर्वतों, पठारों, मैदानों और महाद्वीपों, महासागरों, नदियों आदि के बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले इसमें आता है मानचित्र। मानचित्र किसे कहते हैं? पिछली कक्षाओं में हमने आपको ग्लोब के माध्यम से पूरे विश्व को एक ग्लोब पर दिखाया। उसी दिखाए गए विश्व के चित्रों को जब हम एक सपाट कागज पर बनाते हैं तो उसे हम मानचित्र कहते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र मानचित्र कहलाता है। बहुत से मानचित्रों को जब हम एक साथ जोड़ देते हैं एक किताब की तरह तो उसे हम एटलस कहते हैं। मानचित्र के विभिन्न रूप हैं। उनमें से एक है भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। सबसे पहले भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं? पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, उन सब जो प्रकृति ने उसके ऊपर बनाया है, उन सब का जब हम चित्रण करते हैं किसी भी मानचित्र के अंदर तो उन्हें भौतिक मानचित्र कहते हैं। उनमें पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, सागर, महासागर आदि दिखाए जाते हैं। यह है भौतिक मानचित्र जिसमें भारत की नदियां, पर्वत श्रृंखलाएं और ये सभी अरब सागर ये पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई जा रही हैं और उसी प्रकार से ये पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई जा रही हैं। इसी प्रकार से हिमालय की ये पर्वत श्रृंखलाएं, ये हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। उसके साथ साथ ये नदियां हैं गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और इसी प्रकार से अरावली की पहाड़ियां, ये भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र और इसी प्रकार से ये दिखाया गया है भारत का पठारी क्षेत्र और तटीय मैदान और बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। ये जो पृथ्वी की जो ये जो भारत की पृथ्वी के ऊपर की जो आकृति है उस सब को दिखाया गया है। इसी को हम भौतिक मानचित्र कहते हैं। राजनीतिक मानचित्र विश्व के विभिन्न देशों, राज्यों, नगरों, शहरों की सीमाओं को दिखाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। यह है भारत का राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में देखिए इसमें जम्मू एंड कश्मीर एक ही राज्य दिखाया गया है, लेकिन अब इसके दो हिस्से हो गए हैं। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश बन गए। इसके अतिरिक्त ये जितने भी राज्य हैं, उत्तराखंड है, दिल्ली है, हरियाणा, पंजाब और उसके बाद उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और इस प्रकार से ये देखिए यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप दिखाए गए हैं। वह प्रांतों को अलग अलग रंग से दिखाया गया है। तीसरे हैं थीमेटिक मानचित्र। ऐसे मानचित्र जिनके द्वारा सड़क, रेल लाइन, वर्षा, वन और उद्योग आदि को दिखाया जाता है, ऐसे मानचित्र को हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। मानचित्र के 3 प्रमुख घटक हैं। एक है दूरी, दिशा और प्रतीक। पहला है दूरी। मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के पन्ने पर दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, या कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। मानचित्र में हम 1 सेंटीमीटर के स्थल को 5 किलोमीटर में दर्शा सकते हैं। कई बार ये पैमाना मानने के ऊपर निर्भर करता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर मानते हैं हम या कुछ इससे ज़्यादा मानते हैं। ये देखेंगे आप
एक चित्र बना हुआ है गाँव का, सामुदायिक केंद्र भी इसमें दिखाया गया, पोस्ट ऑफिस दिखाया गया, पेड़, खेल का मैदान, विद्यालय, कुआँ, ये सभी एक पैमाना माना गया है और उस पैमाने के आधार पर हमने प्रत्येक व्यक्ति के घर को और प्रत्येक स्थल को हमने उसी दूरी पर दिखाने का प्रयास किया है। दूसरा बिंदु है दिशा। दिशा, इसमें ये जो आकृति आप देख रहे हैं, यह आकृति आपको विश्व के या भारत के मानचित्र के बाईं ओर दिखाई देगी, ऊपर की ओर कोने में, और ये हमें ये बताती है कि नक्शे में कौन-सी दिशा किस तरफ दिखाई गई है। आप अक्सर देखेंगे कि नक्शे का जो ऊपर का हिस्सा होता है, वो कौन-सा क्या होता है? वह उत्तर होता है। वो किताब में हो, दीवार पर बना हो या किसी कागज पर बना हो, हमेशा नक्शे में, मानचित्र में ऊपर का हिस्सा उत्तर कहलाता है और नीचे का हिस्सा दक्षिण कहलाता है। और जब आप उसकी ओर मुँह करके खड़े होंगे, तो आपके दाएँ हाथ की ओर, नक्शे को देखते वक़्त दाएँ हाथ की ओर पूरब होगा और बाएँ हाथ की ओर पश्चिम होगा और इसी प्रकार के बीच की दिशाएँ आप देख सकते हैं। 4 प्रमुख दिशाएँ होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये प्रधान दिग् बिंदु कहलाते हैं। यह है दिक्सूचक। दिक्सूचक एक घड़ीनुमा होती है, इसमें एक सुई होती है, जिसके एक ओर लाल का निशान ये बना होता है। यह चुंबकीय घड़ी होती है और इसकी सुई हमेशा चुंबकीय सुई की दिशा में हमेशा उत्तर और दक्षिण की ओर ही रहती है। इसके बाद आता है प्रतीक। मानचित्र पर वास्तविक आकृति या प्रकार बनाने के लिए, जैसे भवन है, पुल है, रेलगाड़ियां हैं, दूसरी चीजें हैं, इनके लिए कुछ प्रतीकों की जरूरत पड़ती है। देखिए, जैसे यहाँ पर रेल लाइनों के लिए ये प्रतीकों की जरूरत पड़ी हुई है, बड़ी लाइन, छोटी लाइन। उसी तरह बसों के लिए देखिए, आप यहाँ पर देखिए, ये है पक्की पक्की सड़कें, कच्ची सड़कें। उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राज्य सीमा, जिले सीमा, ये जो चिन्ह है, इन्हें हम प्रतीक कहते हैं। यही प्रतीक जो है मानचित्र बनाने के लिए आसान होते हैं और मानचित्र को समझने के लिए भी इन प्रतीकों का होना बहुत आवश्यक है। इन्हीं प्रतीकों के द्वारा देखिए, ये गांव का चित्र बना हुआ है। इस गांव के चित्र को ध्यान से आप देखेंगे, रास्ता भी दिया हुआ है, इसमें रेल लाइन के लिए भी दिया हुआ है और ये देखिए, यहाँ पर पूजा स्थल बना हुआ है, यहाँ पर ये वन बना हुआ है। इस प्रकार से प्रतीकों के ही आधार पर और पैमाने के आधार पर मापकर ही बनाया गया मानचित्र है और यह आसानी से आपके गांव की चित्र को बता सकता है। आपको भी इसी प्रकार का एक चित्र अपनी कॉपी में अपने गांव का बनाना चाहिए। ग्लोब और विश्व के मानचित्र को देखने के बाद आपको लगेगा कि पृथ्वी की सतह को 2 भागों में बांट सकते हैं। जहां-जहां पृथ्वी के भूभाग हैं, उसे हम बड़े-बड़े भूभागों को महाद्वीप कहते हैं, छोटे-छोटे भूभागों को द्वीप कहते हैं। उसी प्रकार जहाँ पर बहुत अधिक जल भरा हुआ है, जो बड़े-बड़े जलाशय हैं, उन्हें महासागर कहते हैं। भूभाग के किसी भी स्थान पर अगर महासागर का पानी है, तो उस स्थान को शून्य मानते हैं और उस स्थान से स्थल की ऊंचाई को हम नापते हैं। एक बार से फिर देखिए आप विश्व का के मानचित्र को। यह इस प्रकार का मानचित्र बना हुआ जैसे हम ग्लोब के एक हिस्से से उसे काट दें और उसको चपटा करने की कोशिश करें, तो इस प्रकार से वो ग्लोब का हिस्सा दिखाई देता है। उसमें आप देखेंगे महासागर भी हैं और महाद्वीप भी हैं। ये जो भूमि के टुकड़े हैं जिनको आप देख रहे हैं, ये सब भूमि के टुकड़े हैं और ये नीला-नीला दिखाई दे रहा है, ये सब सागर हैं। इनको ही हम सबको महासागर कहते हैं। अब विश्व के स्तर पर आप देखेंगे कि इसमें कितने महाद्वीप हैं। महाद्वीप में 7 महाद्वीप हैं यहाँ पर। कौन सा? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उसके बाद अफ्रीका, ये देखिए अफ्रीका महाद्वीप है। उसके ऊपर ये भूमि का बड़ा सा टुकड़ा है। इस टुकड़े में कहीं पर भी यह समुद्र से कटा हुआ नहीं है, परंतु फिर भी इसको हम संयुक्त रूप से तो यूरेशिया कहते हैं। यहाँ पर ये यूराल पर्वत है, यह यूराल पर्वत इस भूभाग को 2 हिस्सों में बांटता है। एक हिस्सा यूरोप और दूसरा हिस्सा एशिया। तो 2 महाद्वीप ये हो गए, यूरोप और एशिया। और इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, और ये सबसे बड़ा महाद्वीप होता है यूरेशिया या एशिया भी अपने आप में अकेला भी सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसको हम कहते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप। इस पर जीवन नहीं है, परंतु बहुत से प्रयोग और शोध कार्य यहाँ पर चलते रहते हैं। भारत के भी 2 शोध कार्य यहाँ पर चलते हैं। अब बात आती है महासागर की।
महासागर, ये देखिए इधर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के इस तरफ ये है पश्चिम की ओर प्रशांत महासागर, और इसी का हिस्सा जब हम इधर चले जाते हैं, चूंकि ये दोनों एक साइड में थे ना ग्लोब में जब जुड़े हुए थे, तो ये है प्रशांत महासागर का एक हिस्सा इधर दिखाई दे रहा है ये आपको, और एक हिस्सा ये दिखाई दे रहा है। ये दोनों जब हम गोल करते हैं तो एक जगह हो जाते हैं। प्रशांत महासागर। दूसरा है अटलांटिक महासागर। ये अटलांटिक महासागर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पूर्वी दिशा में तथा अफ्रीका और यूरोप के पश्चिम दिशा में स्थित है। यही यूरोप और अफ्रीका को अमेरिका के भूखंड से अलग करता है। इसके बाद आगे चलते हैं, इसको हम हिंद महासागर कहते हैं। यहाँ तक का जो हिस्सा है पूरा ये हिंद महासागर कहलाता है। उत्तरी ध्रुव पर यह है आर्कटिक महासागर। यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ पानी और बर्फ का भाग है, इसको हम कहते हैं। और सबसे लास्ट में है दक्षिण महासागर, जो अंटार्कटिका महाद्वीप के बाद दक्षिण ध्रुव के पास लगा हुआ पानी का भंडार है, उसको हम दक्षिणी महासागर, जहां से जहां तक मैं आपको बता रहा हूं ये पूरा फैला हुआ है दक्षिणी महासागर। तो ये हमने आपको 5 महासागर बताए और 7 महाद्वीप। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा। विश्व का सबसे गहरा भाग है प्रशांत महासागर के अंतर्गत मरियाना गर्त, जिसकी गहराई है 11,022 मीटर। महाद्वीप में आपको बता चुका हूँ 7 महाद्वीप हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में एक यहाँ पर स्थल संधि है। स्थल का वह सकरा भाग होता है जो 2 बड़े बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। और जल संधि किसे कहते हैं? जल संधि पानी का सकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जल राशि जैसे समुद्र तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे हमारे यहाँ पर श्रीलंका और भारत के बीच में पाक जल संधि यहाँ पर है। उस जल मंडल, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल वाला। अब बात आती है महासागर की। 5 महासागर हमने आपको मुख्य रूप से बताए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। वायुमंडल हमारी पृथ्वी के चारों ओर गैस की परत बनी हुई है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। यह एक बहुत बारीक सी परत होती है जिसमें हमारे लिए उपयोगी गैस होती है। ऑक्सीजन जैसी गैस जो हमें सांस लेने में सहायक है, वह भी इसी में पाई जाती है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। और इसमें देखिए आप, नीचे के मंडल को आप कहते हैं क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद बहिर्गम मंडल। तो ये आपको 5 मंडल दिखाए गए हैं वायुमंडल के, उनको उनकी ऊंचाई के हिसाब से अलग अलग बांटा गया है। अब हम यहाँ पर पृथ्वी के स्वरूप की बात करेंगे कि पृथ्वी ऊपर से कैसी दिखाई देती है, उसमें क्या क्या चीजें हैं। उनमें ये चित्र आपको बहुत बेहतर तरीके से बता रहा है कि पर्वत है, ये देखिए पर्वत श्रृंखलाएं, पहाड़ियां, ये सब पर्वत श्रृंखलाएं हैं, है ना। उसके साथ साथ दूसरा है पठार। ये पठारी क्षेत्र है जो पर्वतों से कम ऊंचे हैं और ऊपर से चपटे हैं, जिन पर ऊपर बसा जा सकता है, खेती की जा सकती है। उसके बाद है, ये देखिए पर्वतों से घिरा हुआ एक स्थान है जिसको हम घाटी कहते हैं। इसके बाद पर्वतों के नीचे नदियों के बीच में स्थित ये मैदानी क्षेत्र है जो समतल बना हुआ है, देखिए इसको हम मैदान कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये नदियों के द्वारा बहुत सा पानी जब भूमि के स्थल भाग में इकट्ठा हो जाता है, उसे झील कहते हैं। ये झील यहाँ पर है, नदियाँ पानी ला रही हैं, नदियाँ देखिए इधर से यहाँ तक ला रही हैं, और जब ये समुद्र में गिरती हैं तो इनका पानी फैल जाता है, अर्थात वितरिका हो जाती है, वितरण हो जाता है, पानी की अलग अलग धाराएं बन जाती है। उनके बीच में जो ये भूमि के टुकड़े बनते हैं, इनको हम डेल्टा कहते हैं, और इसे नदी का मुहाना कहा जाता है। उसी प्रकार से देखिए ये प्रायद्वीप, प्रायद्वीप का अर्थ क्या हुआ कि चारों ओर से पानी से घिरा हुआ भूमि का वह टुकड़ा जो किसी एक ओर से वह भूमि के दूसरे हिस्से से जुड़ा रहता है। इसे स्थल संधि कहते हैं। किसको? इसको कहते हैं स्थल संधि। ये द्वीप है,
ये प्रायद्वीप बताया था हमने, ये आपको द्वीप है। द्वीप है, द्वीप के अंदर चारों तरफ पानी भरा हुआ है, देखिए इसके चारों तरफ पानी भरा हुआ है। और इस इधर भूमि के भाग, स्थल भाग, यहाँ स्थल भाग और इस स्थल भाग के बीच में ये पानी का जो भाग है, यह इधर के बड़े पानी और इधर के छोटे पानी के भाग को मिला रहा है, इसलिए इसको जल संधि कहते हैं। तो जल संधि आपको बताई, स्थल संधि आपको बताई, द्वीप बताया आपको, प्रायद्वीप बताया। हम विभिन्न स्थलीय स्वरूपों को उनकी ऊंचाई, उनके ढाल के आधार पर पर्वतों में, पठारों में और मैदानों में विभक्त करते हैं, बांटते हैं। तो पहला भाग है पर्वत। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है और यह अपने आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। जैसे जैसे आप ऊंचाई की ओर जाते हैं तो मौसम ठंडा लगने लगता है, जलवायु ठंडी हो जाती है। पर्वत तीन प्रकार के होते हैं: वलय पर्वत, भ्रमशोथ पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स पर्वत वलय पर्वत है और भारत की अरावली की श्रृंखलाएं भी विश्व की सबसे पुरानी वलय पर्वत श्रृंखला है। दूसरा है, जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रमशोथ पर्वत का निर्माण होता है। इसके बाद है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनने वाले पर्वत ज्वालामुखी पर्वत कहलाते हैं। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहगार अर्थात संग्रह इकट्ठा करने वाले होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों से होता है। खेलों में जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। दूसरे हैं पठार। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है, अर्थात ऊंचा होता है और ऊपर का हिस्सा इसका मेज के प्रकार से समतल होता है, जिस पर खेती की जा सकती है और बचा जा सकता है। भारत में दक्षिण का पठार पुराने पठारों में से एक पठार है और विश्व का सबसे बड़ा पठार है तिब्बत का पठार। पठारों में बहुत कीमती वस्तुएं निकलती हैं, जैसे अफ्रीका का पठार है, वहाँ पर सोने और हीरे की खाने हैं। भारत में भी छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला, मैग्नीज और बहुत कुछ भंडारण मिलता है। इसके बाद है मैदान। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं और ये मैदान अधिकांशतः नदियों के द्वारा पत्थर, बालू और सिल्ट लाने के कारण बने होते हैं। सामान्यतः मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। वहाँ पर सड़कें, रेल लाइन अर्थात परिवहन के साधन बहुत अच्छे से बनाए जा सकते हैं और विश्व का सबसे अधिक घनी आबादी मैदानों पर ही बसी होती है। एशिया में भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान और चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके लिए प्रमुख। मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। मैदान उपजाऊ होता है, वहाँ की खेती हर प्रकार की फसल पैदा करने के लिए अच्छी मानी जाती है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3,200 किलोमीटर लंबा है और पूरब में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2,900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। देखिए इस मानचित्र में, भारत के मानचित्र में आप ऊपर जम्मू कश्मीर के ठीक ऊपर से और दक्षिण में कन्याकुमारी तक ये जो है 3,214 किलोमीटर है और उसी प्रकार से पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर और गुजरात के अंतिम छोर तक इनकी लंबाई 2,933 किलोमीटर है। यहाँ मैं एक बात और बताता चलूँ आपको, ये भारत की याम्योत्तर रेखा है। यह रेखा यहाँ इलाहाबाद के पास से होकर गुजरती है और यहीं पर भारत का मानक समय तय होता है और उसी के आधार पर पूरे भारत में समय बताया जाता है। ये रेखा कर्क रेखा है जो भारत के यहाँ गुजरात से होते हुए, मध्य प्रदेश से गुजरते हुए और ये पश्चिम बंगाल से और त्रिपुरा और आदि से होते हुए यहाँ से जाती है। अब हम यहाँ पर भारत के राजनीतिक स्वरूप को देखेंगे। इसमें भारत के सभी राज्यों को अलग-अलग रंग से दिखाने का प्रयास किया गया है, अर्थात राज्यों की सीमाएं और उनकी राजधानियां दिखाई गई हैं।
इस प्रकार भारत के ये 29 राज्य दिखाए गए हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश पहले थे, 2 केंद्र शासित प्रदेश इसमें से बन गए हैं। तो 29 में से एक राज्य कम हो गया है, जम्मू और कश्मीर। 28 राज्य रह गए हैं और जम्मू कश्मीर के 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। इस प्रकार से 9 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य भारत में वर्तमान में स्थित है। यह है भारत का भौतिक स्वरूप का चित्र, जिसमें भारत की भूमि पर दिखाई देने वाले पर्वत, नदियां, पठार और ये मरुस्थल और ये तटीय मैदान, तो ये हमारा भौतिक स्वरूप है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य गोवा है। भौतिक विभाजन, अभी हमने आपको मानचित्र में बताया है पर्वत, पठार, मैदान, तट और द्वीपों के बारे में। पर्वतों में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला हमारे यहाँ हिमालय की पर्वत श्रृंखला है। 3 भागों में उसको बांटा गया है, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान, ये मैदान समतल और सपाट है। ये सिंधु नदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि सहायक नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीप पठार है और उनकी आकृति त्रिभुजाकार है, जिनकी ऊंचाई कम है और इनमें मुख्य है विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला विंध्य एवं सतपुड़ा की पहाड़ियां। इन मैदानिक क्षेत्रों के पश्चिम भागों में भारतीय मरुस्थल स्थित है। वहां पर शुष्क, गर्म और रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। समुद्र से लगी पश्चिमी सीमा पर पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी सीमा पर पूर्वी तटीय मैदान स्थित है, जो उपजाऊ हैं। और इसके बाद भारत के 2 द्वीप समूह भी हैं, जो लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित हैं, केरल के तट के निकट, और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जो भारत के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित हैं। यह भी हमारे अभिन्न अंग है। अब अंत में इस महाद्वीप और महासागरीय पहचान के साथ इस अध्याय को हम खत्म करेंगे। यह है जो हमने अभी तक आपको बताया है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप। धन्यवाद।